नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। भाई, क्या कभी किसी ने सोचा था कि किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का महज एक विवादास्पद बयान रातों रात इंटरनेट पर एक विशाल और वायरल राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर सकता है? इंटरनेट की दुनिया में सच में कुछ भी मुमकिन है। आज हम एक ऐसी ही अनोखी घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो एक व्यंग्य या कह लें सटायर से हुई, लेकिन देखते ही देखते एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक विमर्श में बदल गई। तो चलिए इस कॉकरोच जनता पार्टी के अचानक हुए उदय के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत बड़ी ही दिलचस्प है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसे कई युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, वे एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। खैर, बाद में ये स्पष्ट किया गया कि उनका इशारा मुख्य रूप से उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्रियां लेकर मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और बिना वजह अदालतों का समय बर्बाद करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट के इस दौर में बात कितनी तेजी से फैलती है। कई लोगों ने इसे आम बेरोजगार युवाओं के सीधे अपमान के रूप में देखा। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि कैसे महज एक बयान ने एक पूरी की पूरी डिजिटल क्रांति को जन्म दे दिया। तो आज के इस विश्लेषण में हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस बयान की उत्पत्ति और इसके प्रभाव की। फिर देखेंगे इनका ये वायरल व्यंग्य और अनोखे नियम क्या हैं। इसके बाद हम कॉकरोच जनता पार्टी की 5 मुख्य मांगों को समझेंगे। फिर हम नेपाल के एक ऐतिहासिक उदाहरण पर गौर करेंगे, इस नई पार्टी की चुनौतियों पर बात करेंगे और अंत में समझेंगे युवाओं की आवाज की ताकत को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मामले की उत्पत्ति की। 15 मई के आसपास जब ये बयान हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ था, तब अभिजीत दीप के नाम के एक 30 वर्षीय युवा ने व्यंग्य के तौर पर इस कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कर दी। उनका विचार बड़ा ही सीधा था, अगर युवाओं को कॉकरोच कहा ही जा रहा है तो क्यों ना भाई इसी नाम से एक पूरी पार्टी बना दी जाए। लेकिन ये सिर्फ एक मीम या मजाक तक सीमित नहीं रहा। पार्टी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बाकायदा एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी। युवाओं ने इसे अपने एक डिजिटल घर की तरह देखा, जहां वो मीम्स और व्यंग्य के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर सकते थे। और हाँ, ये कॉकरोच नाम भी जानबूझकर चुना गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कॉकरोच किसी भी मुश्किल माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल आज के संघर्ष करने वाले युवाओं की तरह। अब जरा इस ट्रेंड की विशालता का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 5 दिन, जी हाँ, महज 5 दिनों के भीतर कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने 50 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। भाई, 50 लाख कोई छोटा नंबर नहीं होता। अकाउंट का नाम और लोकेशन भी कई बार बदला गया। शुरुआत में इसे अमेरिका आधारित भी दिखाया गया, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं रुकी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब कोई मुद्दा युवाओं की दुखती रग पर हाथ रखता है तो उसे इंटरनेट पर वायरल होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। ये सच में एक डिजिटल सुनामी जैसा था। अब इनकी वेबसाइट पर पार्टी से जुड़ने की जो शर्तें हैं वो बड़ी ही अनोखी और व्यंग्यात्मक हैं। पहली शर्त, सदस्य का पूरी तरह से बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरी, उसे शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए, लेकिन हाँ, दिमाग एकदम तेज चलना चाहिए। तीसरी शर्त, सदस्य को दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन बिताना ही होगा। और चौथी, उसमें हर बात पर पेशेवर तरीके से शिकायत करने यानी रेंट करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। अब सुनने में ये शर्तें भले ही मजाकिया लगे, लेकिन असल में ये समाज के उस ताने बाने पर एक बहुत गहरा तंज है, जहां युवाओं को अक्सर इन्हीं शब्दों से कोसा जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ व्यंग्य नहीं किया, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को बदलने की चाहत में कुछ बहुत ही स्पष्ट और तीखी राजनीतिक मांगे भी सामने रखी हैं। ये सबसे अहम हिस्सा है। चलिए कॉकरोच जनता पार्टी की इन 5 मुख्य मांगों को एकदम स्पष्ट बुलेट पॉइंट्स में समझते हैं। पहली मांग, चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की कोई सीट नहीं दी जाएगी। दूसरी मांग, किसी भी वैध वोट को डिलीट करना सीधे तौर पर आतंकवाद माना जाएगा। तीसरी मांग, संसद की कुल सीटें बढ़ाए बिना महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। चौथी मांग, अडानी या अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट्स के मीडिया हाउस का मालिकाना हक रखने पर पूरी तरह रोक होगी। और पांचवी और आखिरी मांग, अपनी पार्टी बदलने वाले यानी दल बदलू विधायकों और सांसदों पर 20 साल तक चुनाव लड़ने का पूर्ण प्रतिबंध होगा। ये सभी मांगे किसी भी पारंपरिक राजनीतिक दल से बिल्कुल अलग और काफी आक्रामक हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में इंटरनेट का कोई मजाक या मीम सत्ता पलट सकता है? इसके लिए हमें अपने पड़ोसी देश के एक हालिया ऐतिहासिक उदाहरण की तरफ देखना होगा। ये साबित करता है कि डिजिटल दुनिया की ताकत को कम आंकना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है।
नेपाल का ये ऐतिहासिक उदाहरण सच में चौंकाने वाला है। सितंबर 2025 के आसपास की बात है, जब नेपाल सरकार ने युवाओं के विरोध को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया था। वहां नेपो बेबीज नाम का एक डिजिटल ट्रेंड चल रहा था, जो नेताओं के बच्चों की विलासिता और आम लोगों के संघर्ष के बीच के फर्क को दिखा रहा था। सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद वहां के युवाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने वीपीएन का सहारा लिया और यूथ अगेंस्ट करप्शन नाम से एक जबरदस्त अभियान चला दिया। बात यहां तक पहुंची कि उन्होंने ऑनलाइन मिनी इलेक्शंस तक करवा डाले। और इस डिजिटल आंदोलन का नतीजा क्या निकला? बालिन शाह नाम के एक रैपर को जनता का इतना भारी समर्थन मिला कि वे नेपाल के प्रधानमंत्री ही बन गए। नेपाल में जो बात महज मीम्स और सोशल मीडिया पर व्यंग से शुरू हुई थी, उसका जमीनी नतीजा ये निकला कि 8 लाख नए और युवा वोटर्स सीधे सिस्टम से जुड़ गए। उन्होंने मिलकर पूरी राजनीति की दिशा बदल दी और एक बिल्कुल नया वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा कर दिया। तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब डिजिटल सटायर और जमीनी हताशा एक साथ मिलते हैं तो वो वास्तविक दुनिया के लोकतंत्र को पूरी तरह से हिलाकर रख सकते हैं। हालांकि सफलता के इस तूफान के बीच भी इस नवगठित डिजिटल पार्टी के सामने कई बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौतियां खड़ी हैं। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो इस आंदोलन की कुछ कमजोरियां भी हैं। पहला, इन पर वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट विचारधारा की ओर झुकाव होने का आरोप लग रहा है, जिससे इनकी तटस्थता पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरा बड़ा खतरा इनका सिंगल फाउंडर ढांचा है। पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति अभिजीत दीपके के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में अगर इस एक व्यक्ति की आवाज को दबा दिया जाए तो पूरा आंदोलन ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। और तीसरी बड़ी चुनौती है लगातार हो रहे साइबर हमले, जो एक बेहद गंभीर मुद्दा है। डिजिटल आंदोलनों के साथ सबसे बड़ा पेंच ही यही है कि उनका अस्तित्व पूरी तरह से प्लेटफॉर्म कंपनियों के हाथों में होता है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को लगातार हैक करने की कोशिशें की जा रही हैं और डिजिटल सेंसरशिप का खतरा ऐसा है कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के अकाउंट सस्पेंड किए जा सकते हैं। नॉर्वे की रिपोर्टर हेले लैंगलैंड का उदाहरण हमारे सामने है, जिनका अकाउंट बिना किसी स्पष्ट कारण के सस्पेंड कर दिया गया था। भारत में भी ये डिजिटल सेंसरशिप एक बहुत बड़ी और वास्तविक चुनौती है, जो ऐसे आंदोलनों को रातों रात गायब कर सकती है। तमाम चुनौतियों और डिजिटल खतरों के बावजूद इस पूरी घटना के केंद्र में एक बात जो सबसे साफ तौर पर उभर कर आती है, वो है आज के युवाओं की हताशा और उनकी एकजुट होने की गजब की क्षमता। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि भारत के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। इस युवा वर्ग के पास शायद तुरंत कोई बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति न हो, लेकिन उनके पास एक बेहद बुलंद आवाज है। जब इस आबादी को ये महसूस होता है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वे अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं। फिर चाहे वे किसी भी मौजूदा पार्टी का समर्थन करें या फिर कॉकरोच जनता पार्टी जैसा कोई बिल्कुल नया विकल्प ही क्यों न खड़ा कर दें। इस शक्ति को नजरअंदाज करना किसी भी व्यवस्था के लिए एक भारी भूल हो सकती है। तो अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़कर जाती है। क्या सच में इंटरनेट पर पैदा हुआ एक व्यंग, कुछ मीम्स और युवाओं का गुस्सा भारत जैसे विशाल देश में जमीनी लोकतंत्र की हकीकत को बदल सकता है? क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी महज कुछ हफ्तों का एक और इंटरनेट ट्रेंड बनकर रह जाएगी, या फिर नेपाल की तरह यहाँ भी सत्ता के गलियारों में कोई वास्तविक भूचाल ला पाएगी? ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद भविष्य की राजनीति अब बड़ी बड़ी रैलियों में नहीं, बल्कि हमारी स्मार्टफोन की स्क्रीन्स पर तय हो रही है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।